हेलो रेडियो महारानी से मैं हूं आरजे मौनिक और आप सभी का स्वागत है हमारे शो में रेडियो वाला पॉडकास्ट। और दोस्तों देखिए, कई बार क्या होता है लाइफ में ना, बहुत से हर्डल्स आते हैं और हम लोग रुक जाते हैं कि यार अब क्या करें कैसे करें, और वहीं परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनैलिटी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, प्रणव सूरमा जी हमारे साथ हैं, जो कि पैरा ओलंपियन है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। प्रणव जी की अगर बात करें तो एक बार भी रुके नहीं। इन्होंने कहा नहीं, जो उड़ान भरनी है वो उड़ान तो भरनी है भैया, चाहे कितने भी हर्डल्स आए, एक दो तीन चार, इससे ज़्यादा कितने हर्डल्स होंगे, इन हर्डल्स को क्रॉस करेंगे और एक दिन उन ऊंचाइयों को छुएंगे, पूरी दुनिया हमें जानेगी। तो प्रणव जी, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ बात करूंगा, हाल फिलहाल जैसे कि हम सब जानते हैं पेरिस में पैरा ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हुए, जहाँ पे आप सिल्वर मेडल जीत करके आए और आपने एक रिकॉर्ड भी 34.5 मीटर्स आपने बनाया। तो वो क्या मोमेंट था और कितना ज़्यादा अच्छा लगा, और कैसा मोमेंट रहा जब आपने पता लगा कि भाई सिल्वर मेडल जीता है? ये मेरा डेब्यू था पैरालंपिक्स जी। में, ये मेरा फर्स्ट टाइम था मतलब। और बहुत ज़्यादा टेंशन थी, नर्वसनेस थी, एंजाइटी भी थी और एक्साइटमेंट भी थी, दोनों चीज़ें थी। तो मुझे ये था कि मैं जब इतने बड़े मंच पे अपने देश को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ तो अपना बेस्ट ही दूँ। बिल्कुल। और जो भी चिंताएं हैं या फिर टेंशन चल रही है दिमाग में, उसको कहीं ना कहीं मुझे नीचे दबा के उससे बाहर निकल के अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तभी हम इतने बड़े लेवल पे जाके जीत पाएंगे, जीत पाए। क्योंकि कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। तो मैं अपने दिमाग को शांत करने के लिए काफ़ी मेडिटेशन भी करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना हम अपने दिमाग को शांत करेंगे, क्योंकि माइंड और बॉडी कम्प्लीटली सिंक होती है, फिजिकली बॉडी उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। तो मैंने अपने दिमाग को शांत करा कंपटीशन वाले दिन सुबह, और हमने ये करा कि आज जो भी होगा, हमने जो मेहनत लगाई है, जो प्रैक्टिस में करते आए हैं, वही सेम चीज़ रिपीट करनी है एक बेटर वे में। बिल्कुल। तो दिमाग में बस यही लेके गए, इस सारी टेंशन हमने दूर कर दी, वहाँ क्या होगा, कैसे होगा, कितने लोग होंगे, पूरा स्टेडियम भरा होगा, शोर होगा, इतने लोग सिर्फ मुझे ही देख रहे होंगे मेरे कंपटीशन के टाइम। ये सारी जो टेंशन थी दिमाग से निकाल दी और सिर्फ फोकस रखा गेम पे। तो वही हम आगे लेके गए, अपनी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद जब पता लगा कि सिल्वर मेडल जीतने का मौका मिल गया देश के लिए, तो बेहद खुशी थी, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना होता है ओलंपिक्स या पैरालंपिक्स में भाग लेना ही। बिल्कुल। और पहली बार में आपको मेडल जीतने का सौभाग्य मिलता ये है। और बड़ी बात। तो ये मुझे लगता है कि ईश्वर का, मेरे माता पिता का और जो भी मेरे साथ के लोग हैं उन सबका ये आशीर्वाद था, जिसके बदौलत हम ये जीत पाए हैं। तो जब हम पोडियम पे गए और हमें मेडल दिया गया, तो मेरी आंखों में आंसू थे। और मुझे यही एहसास था कि हमने जो इतने सालों की मेहनत लगाई है, इस पल के लिए लगाई है, आज ये वो पल आ गया, तो मैं इसको पूरी तरह से जीना चाहता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम जब बात करें पैरालंपिक्स में डेब्यू मैच की हम बात करें, वहीं सिल्वर मेडल आया, बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। और जब ये मेडल आप जीत करके आए तो देश में वापसी आते सार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिलना हुआ। वो मोमेंट कैसा था कि एक तो वो खुशी थी भाई सिल्वर मेडल लेकर के आए देश के नाम, और अब प्रधानमंत्री जी से भी मिलना हो रहा। मैं आपको बताता हूँ, जब ओलंपिक्स या पैरालंपिक्स में आपका मेडल आता है, तो प्रधानमंत्री जी पहले वहाँ जहाँ पे भी गेम होती है जी। आपको फ़ोन कॉल करते हैं। बिल्कुल। तो खिलाड़ियों में ये एक एक्साइटमेंट रहती है कि अगर वो मेडल जीते हैं तो प्रधानमंत्री से बात कॉल करने आने का वाला मौका होगा। मिलेगा। तो हम जब वहाँ पे थे, हमें भी कॉल आया और उन्होंने पूछा कि आपका अनुभव कैसा रहा। और वो उन्होंने मेरे बारे में बहुत चीज़ें बताई कि आप ये करते हैं, ऐसे करते हैं, इन चीज़ों से कैसे निकल के गए। तो मुझे काफ़ी हैरानी थी कि उनको मतलब मेरे बारे में इतना कैसे पता। तो जी। फिर मुझे धीरे पता लगा कि वो हर चीज़ के बारे में प्रॉपर स्टडी करते हैं। वो जिससे बात करते हैं वो उसका पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री देखते हैं और वन टू वन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब हम इंडिया आए तो हमें पीएम हाउस बुलाया गया और उनसे, मोदी जी से हम मिले। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री आपकी सराहना करता है, तो मुझे लगता है कि अपने आप जो बाकी देशवासी हैं या जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आगे फ्रंट फुट पे आती हैं कि हाँ, ये कुछ मतलब अचीव कर रहे हैं बच्चे, तो वो भी कहीं ना कहीं उसके थ्रू यहाँ हेल्प बढ़ती है। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि जब प्राइम मिनिस्टर आपको सपोर्ट करता है, तो बाकी और काफ़ी लोग आगे आते हैं सपोर्ट करने के लिए। जी बिल्कुल, और सच में बहुत बड़े मोमेंट होता है कि यार प्रधानमंत्री जी आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, आपसे बात करें कि बहुत अच्छा लगा और आगे और भी मेडल्स आप ऐसे लेकर के आइए। चलिए अभी देखिए, ये तो हमारी कहानी हुई कि अभी ये सिल्वर मेडल आपने जीता, कि बहुत बड़ी बात है। कहानी को एक बार शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि जब वो 16 साल का बच्चा, जब एक इंसिडेंट हुआ, और उस इंसिडेंट के बाद कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली, कैसे मोटिवेशन मिली कि आगे तो भैया बढ़ना है, हर्डल्स कितने भी हो, कुछ भी हो, मुझे आगे बढ़ना है, पीछे जो भी हो छोड़िए, बट आगे बढ़ते हैं। मैं यही कहता हूँ कि अभी जैसे मेरा ये पैरालंपिक्स में मेडल आया, तो लोगों को सिर्फ एक अचीवमेंट या एक माइलस्टोन दिखता है, बट इसकी जो कहानी है बहुत पीछे जाती है।
तो तकरीबन 10-12 साल हो गए मेरे एक्सीडेंट को। 2011 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे सर पे एक छज्जा गिर गया था और मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, मतलब मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जी। गई थी। और उसी इंस्टेंस मेरी बॉडी में, नेक के नीचे सारी सेंसेशन पावर जा चुकी थी। तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे ट्रीटमेंट चला, ऑपरेशन चला, सर्जरीज हुई इतनी। उसके बाद कितना टाइम, मतलब आप सोचिए कि एक जवान लड़का है, उसको ऐसे पैरालिसिस हो गया, कंप्लीट बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई। मतलब ये तो एकदम टी, और मैं 16 साल का था जब टीन टीन एज आप होती एज है। में होते हैं, एकदम पीक टीन पे आ जाते हैं हम। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग में तो कहीं ना कहीं डिप्रेसिंग मोमेंट था, डिसहार्टनिंग मोमेंट था मैं ये बोलूँगा। एकदम से क्या हो गया? हाँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, सोचता नहीं कि बिल्कुल। हमें तो ये लगता है ना ज़िंदगी चल रही है, ऐसी चलती चलती रहेगी, रहेगी। अच्छा अच्छा होते रहेगा। कोई ये नहीं सोचता कि ऐसा भी कुछ किसी के साथ हो जाएगा। होना। ये तो हम सिर्फ सुनते हैं, यार उसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया। तो जब हुआ तो मेरे लिए तो मुश्किल था, बट मेरे परिवार के लिए उससे बहुत बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि उनका मुझे संभालना था। और वो भी मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे कि एकदम से हो क्या गया अब, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे अब ये शायद कभी चल नहीं पाएंगे, ये व्हीलचेयर बाउंड हो गए हैं। आप सोचिए कि अगर किसी एक जवान लड़के का ऐसे एक्सीडेंट हो और उनके माता पिता को ये हॉस्पिटल में बोला जा रहा है, उन पे क्या बीतती होगी। बिल्कुल, वहाँ बेटे तो को भी मोटिवेट करना है साथ साथ कि कुछ नहीं हुआ, देखा जाएगा, और खुद को भी संभालना है। पहले, हाँ, पहले तो खुद को संभालना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी और को संभाल पाओगे। तो हमने यही सोचा कि ठीक है, अब वक्त लगा उन चीज़ों को समझने में, बट जब हमने समझा तो हमने उसको एक्सेप्ट करा और हमने ये डिसाइड करा इससे हम ओवरकम करेंगे। ओवरकम करने के लिए हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो वहीं से हमने ये डिसाइड जब करा था, तब से ही मैंने फिर दोबारा अपनी स्टडीज़, स्कूल ज्वाइन करा, स्टडी स्टार्ट कर ली। फिर मैंने अपने कॉलेज कंप्लीट करा। तो जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में आया था, जी। तो तब मैं करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था कि अब ज़िंदगी में क्या कर किस सकता हूँ फील्ड और में जाया जा किस सकता फील्ड है? में जाना चाहिए। तो तब मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैं एकेडमिक्स में मतलब अच्छा था, तो मुझे था कि मुझे एक ऑफ़र आई थी पीएचडी की एफएमएस से, और मैं बाकी कॉर्पोरेट प्राइवेट जॉब्स भी ढूंढ रहा था। तो जब मैंने वहाँ का कल्चर देखा तो मुझे लगा कि मेरी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से कॉर्पोरेट जॉब करना मुश्किल होगा, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक बैठना, फिर कहीं दूर है तो ट्रैवल भी करना। ट्रैवल करना पड़ता तो है। वो कहीं ना कहीं आज तो मैं जवानी में कर सकता हूँ, बट लॉन्ग रन में ये चीज़ मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए सही नहीं होगी। तो तब मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगा, तो मुझे पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पता लगा 2018-19 में। तो वहाँ से मेरी स्पोर्ट्स वाली जर्नी स्टार्ट हुई, वहाँ से मैंने खेल क्षेत्र में अपना स्टार्ट करी, तो वहाँ से ये कहानी शुरू हुई है स्पोर्ट्स वाली। जी, बहुत खूब। लेकिन वो जब इंसिडेंट हुआ, जब आप 2011 की बात थी, तब से लेके स्पोर्ट्स जर्नी में कदम रखने तक, उस दौरान इस चीज़ से लड़ने के लिए और इससे और ज़्यादा मोटिवेट होने के लिए, भाई कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? मेरे पेरेंट्स का ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि हर वक्त वो मेरे साथ होते थे। और मेरे फादर मदर दोनों ही, मतलब उनको हर चीज़ के बारे में पता होता कि मुझे कब कब कैसे कैसे हैंडल करना है। बहुत सारी मेडिकल चीज़ें थी जो उन लोगों ने सीखी, जी। और वो मेरे साथ वो करते थे। तो मैं देखता था कि हाँ, ये लोग हार नहीं मान रहे, तो मैं हार नहीं मान सकता कभी भी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ कि इनकी ज़िंदगी संवर जाए। तो मुझे ये था कि मैं अपनी पेरेंट्स को खुश देखना चाहता हूँ, और हर, मुझे लगता है हर हर बच्चा बच्चा ये चाहता है। चाहता है कि उसके माता पिता खुश रहें, चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, चाहे जो भी हो। तो मुझे लगता है कि मैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं मैंने अपने अंदर मोटिवेशन बना ली कि हाँ, मैं अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो वहाँ से मैं हमेशा इंस्पायर्ड रहता था कि हाँ, कभी कभी मेरे लो मोमेंट्स आते थे, डिप्रेशन सा भी होता था और परेशानी रहती थी, बट मुझे लगता था कि नहीं, अब इससे उभरना है। और कहीं ना कहीं मैं कभी कभी एक्सटर्नल हेल्प, जैसे मेंटल हेल्थ कोच, जी। साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेता था। और मुझे लगता है इसमें कोई शर्म नहीं है कि, क्योंकि अपने आप, बेनिफिट के लिए, अपने हाँ, फ्यूचर के लिए अगर हेल्प ली भी जा रही है तो। अपने माइंड को, आपको मेंटल हेल्थ को सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। तो वो मैं कहीं ना कहीं हेल्प लेता था, और मुझे मेरी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन यही रहती थी कि माता पिता के लिए कुछ करना है। तो उसी जुनून के साथ मैं हर काम हमेशा करते आया हूँ इतने सालों से। जी, बहुत खूब। और यहाँ इस दौरान मुझे जैसे कि मैं लिसनर्स आप सबको भी बताऊं, कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं आप सबको भी, कि प्रणव जी जो है उनके फादर, उन्होंने जॉब भी छोड़ दी अपनी, कि नहीं बेटे को आगे जो बढ़ना है अपने करियर में, लाइफ में जो भी करना है, जिस फील्ड में भी जाना है, मैं पूरा साथ दूंगा, जितनी भी चीज़ें मेरे बेटे को चाहिए मैं पूरा करूंगा। तो वो कितनी ज़्यादा खुशी की बात होती है ना, कि हाँ यार, मेरे फादर मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे भी और ज़्यादा जुनून के साथ और ज़्यादा इंस्पायर होकर बस अब तो उस मुकाम को पाना ही पाना है। हाँ, क्योंकि
आपको मैं बताऊं, एक पेरेंट्स का लव होता है जो अनकंडीशनल लव होता है, उसके अलावा सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंडीशनल हो ही जाते हैं आगे जाके। तो वो मुझे था कि इन लोगों का जो प्यार मिला है, जो सपोर्ट मिला है, उसी से मैं आगे बढ़ता चला हूँ। जब मैंने जैसे स्पोर्ट्स की जर्नी स्टार्ट करी जी तो 2018-19 में, तो फिर जब मैंने स्टार्ट करा तो एक हमेशा अटेंडेंट या एस्कॉर्ट चाहिए ही होता था, क्योंकि मेरी जो कंडीशन है उसमें हमेशा एक हेल्प चाहिए होती है। जी, तो हमें लगा कि हम बाहर किसी को जिस पे ट्रस्ट नहीं कर डिपेंड सकते रहे। तो उस पर डिपेंड कैसे हो जाएं। तो तब मेरे फादर ने बोला कि नहीं, मैं जॉब छोड़ूंगा, और हमने ये डिसीजन लिया कि हाँ इसमें देख करके देखेंगे। उस वक्त तो इतना नहीं सोचा था कि हाँ एशियन भी जाएंगे, ओलंपिक मेडल भी जीतेंगे, ये तो एक मतलब शुरुआत ही कर रहे थे जी ना। अभी तो ये था कि हाँ नेशनल में जीतना है, सबसे जो छोटी शुरुआत। और स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता था कि कुछ थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में हो जाए और कहीं सरकारी नौकरी लग जाए स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू, तो ठीक है, हाँ बहुत है, हो बहुत। जाएगा। क्योंकि सोच छोटी होती है जी ना, जैसे जैसे आप जिस फील्ड में आगे बढ़ते रहते हैं आपको पता लगता है कि और कितनी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं। तो वो स्टार्टिंग था। तो मेरे फादर ने जॉब छोड़ी, उन्होंने कहा मैं हमेशा साथ रहूँगा, और इसका मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मैं ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकता हूँ उन पे। मुझे पता है कि वो मेरे साथ रहेंगे, हमेशा मेरा ध्यान रखेंगे। कभी कुछ चीज़ों का ध्यान अगर मैं नहीं रख पाता, मुझे पता है वो वो रखेंगे पीछे बिल्कुल। खड़े होके वो सब देखेंगे। तो वो मुझे एक बहुत बड़ा सपोर्ट और मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहती है जब मैं ये गेम करता हूँ। नहीं बिल्कुल, और ये बिल्कुल रियलिटी की बात है कि फैमिली का जो सपोर्ट है सबसे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है। हम लोग ब्लाइंड ट्रस्ट भी करते हैं, कोई बात नहीं, अगर कुछ बहुत चीज़ें बीच में होंगी भी तो वो संभाल लेंगे। हाँ जी। और अच्छा, यहीं आगे बात करते हैं। जैसे आपने बताया कि पहले जब 2019 के दौरान खेलना स्टार्ट किया, 2018 में हमने सोचा, तो जब पहला मैच आपने खेला उस दौरान माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही होंगी, यार पहला मैच है, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो और जब पहली बार आप जीते तो उस दौरान की खुशी में जब पहली जो जीत होती है, पहली जो अचीवमेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। देखिए जब स्टार्ट करा था तब मतलब ऐसे डाउट चलते रहते थे कि यार होगा नहीं होगा क्या, मतलब ये माइंड में स्वाभाविक चलती है है, चीज़ें। स्वाभाविक है ये। तो जब हमने पहली बार स्टेट खेला तो उसमें मैंने सिल्वर मेडल जीता, और स्टेट का रूल था कि जो टॉप 2 होते हैं वही नेशनल में जाएंगे। जाएंगे। तो पहले मुझे टेंशन थी यार स्टेट में टॉप 2 में आ जाऊँ तभी नेशनल खेल जाऊंगा। पाऊंगा, तो वरना फिर एक साल और हो जाएगा, क्योंकि नेशनल साल में एक ही बार होते बिल्कुल। हैं। तो जब वो जीता मैंने कहा हाँ हो तो सकता है, कुछ थोड़ा कर तो अब सकते हैं। और अगली अचीवमेंट। हाँ, तो फिर उसके बाद हम नेशनल खेलने गए थे। नेशनल हुए थे पंचकुला में। तो वहाँ जब खेलने गए तो वहाँ भी मैं इसी माइंडसेट के साथ गया था कि हाँ मुझे मेडल जीतना है, मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। स्टार्टिंग से ही मेरा ये रहा है कि जहाँ मैं खेलने गया हूँ मैं अपना बेस्ट परफॉर्म दूंगा। अगर किसी रीज़न की वजह से नहीं होता तो मैं उन गलतियाँ जो करी हैं उनसे सीखूंगा और स्ट्रांग निकल के आऊँगा और बेटर परफॉर्मेंस अगली दूंगा बार अगली उससे बार। बेटर परफॉर्मेंस। तो उस टाइम जब हमने पहली बार नेशनल खेला उस टाइम मेरा ब्रॉन्ज मेडल आ गया था। तो मुझे बहुत खुशी थी कि हाँ ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ उसमें कुछ कर सकते हैं, और थोड़ा सही लग रहा है। क्योंकि पहली बार खेल रहे हो, पहली बार में आप नेशनल मेडल जीत रहे हो, तो वो भी अपने में बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात बात थी। होती तो है। वहाँ से ये शुरुआत हुई थी कि हाँ हो तो सकता है, कुछ कर तो सकते हैं। तब इतना दूर तक तो नहीं सोचा था, बट यह है कि हाँ हो सकता है कुछ। वही, जब जुनून हो तो दूर तक, तो हमारा जुनून हमें खुद ही उतनी ऊंचाइयों तक ले जाता है। यहाँ हम बात करें, देखिए जो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की बात करें, आपके फादर, आपकी फैमिली, इस दौरान हम बात करते हैं कि हमारे एक गुरु जो हमारे कोच होते हैं, जो हमें सिखाते हैं, उनका कितना बड़ा रोल रहा। मेरी ज़िंदगी में जो मेरे कोच रहे हैं उनका बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ उन उसके पीछे की जो मेहनत है वो मेरे कोच की है। वो शायद लोगों को नहीं दिखती, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग करते हैं वो लोग नहीं देखते, जो मेडल जीते हैं सिर्फ वो ही देखते हैं। जी तो जो मेरे कोच का है वो बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मैं आपसे जैसे डिस्कस कर रहा था कि मेरी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें मुझे नेचुरली स्वेटिंग नहीं होती। तो जब ये गर्मी चल रही होती है तो दिन में ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पॉसिबल हो नहीं। जाता है। तो मेरे कोच ने एक सोल्यूशन निकाला, उन्होंने कहा हम रात को 3-4 बजे ट्रेनिंग करेंगे। तो मैंने कहा 3-4 बजे सर थोड़ा पहले लगा कि हो ज़्यादा हो पाएगा। जाएगा। हाँ पहले तो वही दिमाग में था कि 3-4 बजे का इतनी जल्दी कौन उठेगा, क्योंकि तैयार होने के लिए भी 1-2 घंटे चाहिए। तो मैंने कहा ये तो फिर सारा मुश्किल ही हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा नहीं, अगर कुछ करना है तो इसमें फिर हमें ना थोड़ा पागलपन दिखाना दिखाना पड़ेगा, पड़ेगा। थोड़ा जुनून जगाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर इसमें तूने कुछ बड़ा अचीव करना है तो जो मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे कर ले, और मैं तेरे को उस मुकाम तक पहुँचा दूंगा। तो हमने फिर यही करा। हम रात को 1 बजे उठा करते थे, उसके बाद तैयार होकर हम 3 बजे स्टेडियम पहुँच जाते थे। फिर 4-5 घंटे अपना सेशन लगाया, और जब सूरज उगता था तब तक हम अपना सेशन ख़त्म कर लेते थे। तो मेरा सेशन भी कंप्लीट होता था, हमारी ट्रेनिंग भी अच्छी हो जाती थी, और जो मुझे दिक्कत होती थी मेडिकली वो भी नहीं फेस करनी पड़ती थी। सिर्फ ये है कि नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ती थी,
बट मुझे लगता है अगर आपने कुछ पाना है, सक्सेस अचीव करनी है तो सैक्रिफाइसेस तो आपको बहुत करने पड़ते हैं, और ये तो बहुत ही छोटा सा सैक्रिफाइस था हमारे लिए। जी तो उनकी वजह से उन्होंने ये आइडिया दिया, उन्होंने उसके बाद मेरी ट्रेनिंग टेक्निक्स पे काम करा और ग्रोथ लाई, क्योंकि मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो ठीक थी बट उस लेवल की नहीं थी कि हम पैरालंपिक पे मेडल जीत सके, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। और जो मेरे कोच का एक्सपीरियंस रहा है, नवल सिंह उनका नाम है, उनका नाम जी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों बिल्कुल। के लिए। तो पिछले 15 साल से वो पैरा स्पोर्ट्स में ही जुड़े हुए हैं, जितने भी पैरालंपिक के महान खिलाड़ियों का नाम ले लीजिए वो उनके अंडर ट्रेन कर चुके हैं। तो मुझे ये था कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्योंकि देखिए जो हमारा केस आता है पैरा स्पोर्ट्स का, इसमें कोई थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, किसी को ये नहीं पता कि ऐसे ऐसे करोगे ऐसा हो जाएगा। इसमें तो ट्रायल एंड एरर वाला प्रैक्टिस मेथड ही होता है कि जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है फील्ड का, ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस, वही कुछ करा सकता है। तो मुझे था कि हाँ, इन कोच को नॉलेज है, ये कहीं ना कहीं मुझे उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। और जब मैं उन कोच से स्टार्टिंग में मिला था तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखवा दूंगा, मैं तेरे को ये मेडल, सारे मेडल जितवा दूंगा। तो उन्होंने मेरे से एक डायरी में मुझे बोला रात को कि कल सुबह आइयो, एक डायरी में लिखियो कि एशियन गेम्स का मेडल जीतेंगे, पैरालंपिक का मेडल जीतेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाएंगे, वर्ल्ड नंबर 1 बनेंगे। जी तो मैं अगले दिन ही सुबह जब पहुंच गया, मैं डायरी में लिख के ले गया और उनका मैंने साइन करा लिया वहीं पे, और वही हुआ था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी मेहनत भी रही है, मैनिफेस्टेशन भी रही है, और अगर आप कोई भी काम सच्ची भावना, ईमानदारी से, अच्छी इंटेंशन से करें तो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिल ही जाती है। थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है बट जो आप अचीव करना चाहते हैं वहाँ वो तक मिल आप के पहुँच रहता है। जाते हैं। हाँ जी। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं दोनों साइड का जुनून, एक आप में भी जुनून था नहीं यार कुछ तो करना ही, और आपके कोच साहब मैं जिनकी बात करूं तो उनमें भी जुनून था नहीं यार, कहीं ना कहीं इस लड़के में ना वो हिम्मत है, वो रोशनी है कि ये ना पा लेगा, बस थोड़ा सा मेहनत करवानी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं देखिए आप में तो था कि मुझे मेडल जीतना है, बट जो एक कोच की हम बात करें, गुरु की बात करें, उन्हें भी उतना रहता है कि भाई जितने भी लोग मेरे अंदर ट्रेनिंग में ना, हर किसी को मेडल दिलवाना ही दिलवाना है। तो तभी वो सक्सेस जो है, इतने मुकाम आप जहाँ जिस मुकाम में आज पहुंचे हैं, आगे आने वाले टाइम में इससे भी और ऊंचाइयों पे जाना है और पूरे दुनिया में और भी नाम रोशन करना है। हाँ जी। जी। और यही देखिए एक बात करते हैं 2022 की बात ही, जब आपने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, और गोल्ड मेडल में आपने एक रिकॉर्ड भी बनाया उस टाइम 30.01 मीटर का। जब उस टाइम आपने एक रिकॉर्ड बनाया, क्यों देखिए यार ये बहुत बड़े गेम्स थे एशियन गेम्स, वहाँ पे एक रिकॉर्ड सेट करना वही बड़ी बात थी। तो उस टाइम भी एक डबल खुशी थी कि एक मेडल भी मिला है और एक रिकॉर्ड भी सेट किया है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये एशियन गेम्स पहले होने थे 2022 में, बट जैसे कि कोविड चल रहा था, चाइना में थे, वहाँ कोविड आ गया था दोबारा से, तो ये पोस्टपोन कर दिए गए थे 2023 में, जो कि पिछले साल हुए थे। तो मैंने आज तक कोई भी इतने बड़े लेवल का इवेंट नहीं खेला था। मैंने नेशनल जीते थे और इंटरनेशनल ग्रांड प्री हमारे इवेंट्स होते हैं वो मैंने 1-2 ही खेले थे। मतलब मैं बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े कंपटीशन में कभी गया ही नहीं था। फर्स्ट टाइम खेलने जा रहे और थे। एशियन गेम्स ही मैंने जैसा आपको बताया कि मेरा डेब्यू था, फर्स्ट टाइम था। जी तो वहाँ भी मुझे था कि ये तो अब अचीव करना है, इसमें मेडल जीतना ही है, क्योंकि एशियन गेम्स ओलंपिक्स दोनों 4 साल में एक बार आते हैं। अगर इसमें आप चूक कर दे तो फिर अगले 4 साल का और वेट इंतजार करना करना पड़ेगा। पड़ता है। और मुझे ये भी था कि अगर एशियन गेम्स में मेडल जीता तो पैरालंपिक तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है, एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो कि इतने बड़े मेडल के बाद ही आ सकता है। तो मुझे था कि अगर पैरालंपिक का मेडल अगले साल हमने जीतना है 2024 पेरिस में, तो ये आज ही एशियन गेम्स का मेडल जीतना बहुत ये ज़्यादा पहला जरूरी है। स्टेप था कि भाई ये स्टेप पा लिया तो अगले स्टेप पे जाना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि आप ना, मतलब लंबी छलांग बहुत ही कम लगती हैं, एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आप, वही मुझे लगता है सही तरीका होता है ग्रोथ करने का। तो जैसे ही मैंने एशियन गेम्स में डेब्यू करा और मुझे ये था कि मेरी परफॉर्मेंस जो थोड़े टाइम से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें अच्छी आ रही है, तो हमें अपना बेस्ट देना है यहाँ पे आके, और हम मेडल जीत सकते हैं और मेडल जीतेंगे, ये अपना दिमाग बना लिया था। मेरे कोच ने कहा था बिना मेडल के वापस नहीं आने दूंगा, वहीं रह जाएगा फिर। तो हम फिर वहाँ उसके बाद जब कंपटीशन हुआ, फिर जब फाइनल रिजल्ट आया तो डिक्लेयर हुआ कि मुझे गोल्ड मेडल मिल गया है और एशियन गेम रिकॉर्ड भी बना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैंने एक तो डेब्यू करा एशियन गेम्स में, उसके बाद डेब्यू में ही अपना गोल्ड मेडल जीत लिया। तो बहुत ज़्यादा खुश था। मैंने कहा ठीक है, जो मेहनत लगा रहे हैं या जो आगे का सफ़र तय करना है, उसके लिए जो हमें अचीवमेंट आज चाहिए थी वो हमें मिल गई है। तो उसके बाद फिर जैसे कि गोल्ड मेडल जिसको मिलता है उसका देश का राष्ट्रगान बजता है, तो हमारे देश का राष्ट्रगान बजा तो बहुत ही ज़्यादा गर्व की प्राउड बात फीलिंग, होती है।
मतलब आप उससे ज़्यादा गर्व महसूस ही नहीं कर सकते शायद कभी। और आपकी कंट्री के लोग तो सपोर्ट करते ही हैं, बाकी और कंट्री के लोग जितने स्टेडियम में होते हैं वो भी नेशनल एंथम पे आपके खड़े हो जाते हैं और वो भी सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को जोड़ता है। तो मुझे बिल्कुल। बेहद खुशी थी कि मैं इसका एक पार्ट बना हूँ और इसमें मैं एक अपना कुछ बलिदान दे पाया हूँ। तो मुझे लगता है कि वो मैंने अचीव जो करा था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरी आज के अचीवमेंट के लिए। तो मुझे बेहद खुशी थी कि मैंने गोल्ड मेडल जीता देश के लिए एशियन पैरा गेम्स में। बिल्कुल। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें आप लोग हासिल करके लाए, दो अचीवमेंट्स थी उस टाइम, गोल्ड तो था ही और एक रिकॉर्ड सेट करना एशियन गेम्स में, वो भी बहुत बड़ी बात थी। हाँ जी। और यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कि फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, फैमिली की इंस्पिरेशन रही, मोटिवेशन रही। स्पोर्ट्स किसी एक अगर हम पर्सनालिटी की बात करें, वो कौन है ऐसी, कोई ऐसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जिनको लगता है कि यार ये भी मेरी इंस्पिरेशन है, ये भी मेरी मोटिवेशन है? मैं विराट कोहली को काफ़ी एडमायर करता हूँ। वो डेफिनेटली एक आइकॉनिक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है। बिल्कुल। मुझे लगता है जैसे वो है वैसा शायद कोई कभी ना आ पाए। बट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं बोलूँ तो मुझे जो उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो है जो ऑन फील्ड उनका एग्रेशन है। मतलब जब वो ऑन फील्ड खेल रहे होते हैं तो जो एग्रेशन या गुस्से से या जिस कॉन्फिडेंस से वो खेलते हैं या अपने जो टीममेट्स हैं उनको कॉन्फिडेंस करते हैं, बूस्टअप करते हैं, मुझे लगता है वो क्वालिटी मैं अपने अंदर भी रखना चाहूँगा कि हाँ जब ग्राउंड में है तो एग्रेशन भी है, गुस्सा भी है और ऐसा ही कॉन्फिडेंस है कि मैं ही जीतूंगा, मैं बेस्ट प्लेयर हूँ। अगर आप ये नहीं मानते कि आप बेस्ट हैं तो शायद आप कभी बेस्ट बन भी नहीं जी। पाएंगे। आप अगर नहीं भी हैं तो अपने दिमाग में सोचिए कि मैं ही बेस्ट हूँ, कहीं ना कहीं आप वक्त लगते लगते बेस्ट बन बन जाते हैं। जाते हैं। और जब वो ऑफ फील्ड होते हैं तो मैं देखता हूँ कि उनकी जो कामनेस है, हम्बलनेस है या वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी अब उनका बिल्कुल। झुकाव है। तो मुझे लगता है वो चीज़ भी मैं अपने अंदर अपनाना चाहूँगा। तो ऑन फील्ड एग्रेशन और ऑफ फील्ड ये कामनेस, स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों क्वालिटीज़ मैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन अपने अंदर रखना चाहूँगा। इसीलिए मैं उनको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और लिटरली जो आपने बताया कि जो एग्रेशन है वो आप ग्राउंड पे दिखाइए, ऑन फील्ड दिखाइए कि भाई जीतना है ना तो जीतना ही जीतना है। आप वहाँ तो आप खेल रहे हैं, वहाँ जीतेंगे, बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है, बाहर लड़ाई हो बिल्कुल। जाएगी, मारपीट हो जाएगी। जी। तो देखिए यहाँ अब हम बात करें, 2019 की बात थी जब बीजिंग में आपने खेला। तब से लेके अब हम बात करते हैं यहाँ पे पैरा ओलंपिक्स की। वो सफ़र कैसा रहा कि उस दौरान कितने ज़्यादा हर्डल्स आए और कितने चेंजेस, और तब से लेके अब तो और कितना ज़्यादा स्ट्रांग होते गए, नहीं हो गए तो आगे हम बढ़ते रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ जैसे कि हमारा जो पैरा स्पोर्ट्स होता है इसमें कैटेगरीज बनती हैं डिसेबिलिटीज़ के हिसाब जी। से। तो जो मेरी कैटेगरी है ये सबसे सिवियर डिसेबिलिटी में आती है। तो जो मेरा इवेंट है क्लब थ्रो वो सिर्फ इसी कैटेगरी में खेला जाता है। जी। इसलिए मैं यही क्लब थ्रो खेल सकता हूँ। जैसे और इवेंट्स होते हैं जैवलिन, शॉटपुट, डिस्कस, वो मैं नहीं नहीं खेल खेल सकता सकते। क्योंकि मेरी फिंगर्स में ग्रिप नहीं है। तो जो हमारा ये इक्विपमेंट होता है क्लब, ये हम किसी गम के थ्रू इसको अपनी फिंगर्स में स्टिक करते हैं और थ्रो करते हैं। तो जब आप बाहर ट्रैवल करते हैं, बाहर खेलने जाते हैं, तो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से आपको अपनी बॉडी को तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, बट जो वेदर कंडीशन है उसके हिसाब से आपको अपनी गम को भी एडजस्ट करना एडजस्ट करना पड़ता है। पड़ता। क्योंकि जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो गम होती है वो स्लिप करने लगती है, तो इक्विपमेंट स्टिक नहीं होता क्योंकि हम हाथ से तो पकड़ नहीं पाते, ग्रिप उसको नहीं ग्रिप बन नहीं पाते। है। और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो ज़्यादा चिपक जाती है, छूटती ही नहीं है। बारिश हो जाए तो वो चिपकती ही नहीं है। जी। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है हमारे लिए। तो जब मैं पहली बार खेलने गया तो मैंने यही देखा कि वहाँ पे जैसे सर्दी ज़्यादा थी, हमारे यहाँ मई में गर्मी रहती है। जब हम चाइना खेलने गए वहाँ मतलब थोड़ा सा ठंडी हवा चलती थी, सर्दी रहती थी, तो जो मेरी गम थी वो बहुत ज़्यादा स्टिक कर रही थी। बट मैंने तब उसमें जो प्रैक्टिस सेशंस थे वहाँ मैंने थोड़ा सा उसको सीखा कि अब इसमें इसमें कैसे कैसे चेंजेस ला सकते हैं चिपकाने में, थ्रो करने में, ताकि जो हम परफॉर्मेंस देना चाहते हैं वो वहाँ दे पाएँ। बेस्ट। तो वहाँ भी जब मैंने वो मेरा सबसे पहला इंटरनेशनल इवेंट था, तो वहाँ पे मैंने खेला, तो अब मैंने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता था। तब मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि पहला इवेंट था, और सिल्वर पहला लेके आए। इंटरनेशनल और सिल्वर था, तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। जो मेरा डिस्टेंस था तब मेरे ख्याल से कुछ 18-19 मीटर का ही था। तो वर्ल्ड में तो बहुत ही ज़्यादा कम था, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैंने एक शुरुआत ही करी थी। शुरुआत करी थी। तो उसके बाद फिर 2020-21 में जैसे कि कोविड रहा, तो जो मेरी ये स्पोर्ट्स वाली जर्नी है इस पे थोड़ा सा मतलब हॉल्ट लग गया था क्योंकि आप बाहर स्टेडियम सारे जा नहीं बंद हो गए सकते थे, थे। जा नहीं सकते थे। और बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं थी कि ट्रेनिंग कैसी करी जाए, कोच से मिल नहीं पाते थे। वीडियो कॉल पे थोड़ी सी वो एक्सरसाइजेस करा देते थे क्योंकि जो घर में ही जितना कर सकते थे उतना ही होता था।
तो और 2020 में मेरी जॉब लगी थी बैंक ऑफ बड़ौदा में। जी। मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए थे तो मेरी जॉब लग गई थी, गवर्नमेंट जॉब। तो मुझे ये था कि अब मैं शायद जॉब ही कर लेता हूँ, स्पोर्ट्स मैं शायद ना करूँ, क्योंकि 2 साल होने वाले थे, ना 2020-21 प्रैक्टिस हो हो गया पा था। रही थी, ना कहीं फील्ड पे ना जा पा रहे प्रैक्टिस थे। हो रहा है, ना कंपटीशन का पता है, उसके बाद ना कोई ग्रोथ आ रही है। और इतने बड़े मंच पे अगर जाना है तो उसके लिए तो लोग तो जैसे एशियन गेम्स और ओलंपिक्स के लिए 4 साल पहले मेहनत शुरू हो जाती है, 4 साल का गैप होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ऐसे साल 2 साल में क्या ही हो पाएगा। फिर मैंने कहा था कि अब ठीक है, नौकरी कर लेते हैं, उसी में कुछ कर लेंगे आगे। तो मैं कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये चीज़ बना ही रहा था। बट फिर मेरे कोच का वहीं रोल दोबारा से शुरू हो गया था, कह जी। रहे नहीं, अब सोच लिया है। शुरुआत हाँ, करिए तो तो चलेंगे। ये पूरा इसको कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कोई नहीं, अभी थोड़ा सा एक फेज चल रहा है, जैसे जैसे सिचुएशन बेटर होगी हम दोबारा दोबारा आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि 2021 जो 20-21 था उसमें कितनी जिंदगियां बदली थी। थोड़ा मतलब डाउन फेजेस भी आए थे कुछ लोगों के, अच्छे फेजेस भी गए थे, कितने स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स निकले थे। तो मुझे लगता है कि मैंने भी उस चीज़ से मोटिवेशन ली थी कि ज़िंदगी का देखिए कुछ पता नहीं होता। पहले तो 2011 में मेरा एक्सीडेंट हो गया जी। था और उसमें मैं भगवान की कृपा से बच गया। मुझे दोबारा एक ज़िंदगी दोबारा दी गई थी कि आप दोबारा ज़िंदगी को जीने का मौका एक मिला। और उसके बाद मुझे फिर मैंने देखा कि ये कोविड आ गया, इसमें भी कितनी जानें गई थी। तो मुझे ये था कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, हमारे पास सिर्फ आज का मोमेंट है। मैं जितने लोगों से मिलता हूँ मुझे लगता है कि 10 में से 8 लोग या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर में, फ्यूचर में। प्रेजेंट में कोई होता नहीं। तो मैंने कहा कि मैं उन 2 लोगों में से बनना चाहूँगा कि जो प्रेजेंट में जी रहे हैं, और बाकी 8 को भी जो प्रेरणा दें कि प्रेजेंट में जिएं। क्योंकि कल जो हो गया उसको हम शायद बदल नहीं सकते, गलतियों से ज़रूर सीख सकते हैं बट उसको नहीं बदल सकते। और आने वाले का पता नहीं, क्या उसके होगा लिए अगर आपको अच्छा कल बनाना है तो मेहनत तो आज करनी आज का। पड़ेगी। तो मैंने कहा था कि आज ही से मेहनत हम फिर शुरू करते हैं। तो उसके बाद जब ये 2022 आया, उसमें मैंने स्टेट खेला, नेशनल खेला, उसमें मेडल जीता। और एशियन गेम्स होने थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, पोस्टपोन हो गया पोस्टपोन। और मैंने कोई बड़ा मेडल अभी तक जीता नहीं था। तो फिर ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन हो गई थी कि अब 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बट वही, हम कहीं ना कहीं फिर मेहनत करते गए, हम अपनी ट्रेनिंग करते गए। हमने कहा कि जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे, हार नहीं मानेंगे। तो उसी के बीच मैंने 2-4 इंटरनेशनल इवेंट्स खेले, उसमें मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई हर कंपटीशन में। तो हमें था कि हाँ, इसको हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एशियन गेम्स जब तक आएगा तब तक हम और ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। हम इस बात से डिमोटिवेट नहीं होंगे कि वो 1 साल पोस्टपोन हो गया, 1 साल और वेट करना बल्कि तब तक पड़ेगा। हमें टाइम मिल गया कि हाँ, और इम्प्रूव कर सकते हम हैं। यही मोटिवेशन हम लगते थे कि हमें 1 साल और मिल गया अपने आप को बेटर करने का। जहां हम सिल्वर या ब्रॉन्ज जीत सकते थे, अब गोल्ड की तैयारी करेंगे। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो शायद हमें वक्त मिल गया। वो वक्त ना मिलता तो उतनी ज़्यादा ग्रोथ शायद ना आ पाती, क्योंकि अब मैं और ज़्यादा सीरियस हो चुका था स्पोर्ट्स को लेके, और चीज़ें मुझे समझ आ गई थी, एक्सरसाइजेस इंप्रूव हो गई थी। मेरे कोच ने मेरी टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करी थी। तो हमें था कि अब हमें 1 साल और मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर हम एशियन गेम्स गए, वहाँ पे गोल्ड जीता। और इसी दौरान मैंने काफ़ी सारे इंटरनेशनल इवेंट्स बैक टू बैक खेले, जहाँ पे वही वर्ल्ड लेवल के कॉम्पिटिटर्स होते थे। मेरे कोच कहते थे कि जो उस कंपटीशन में आएंगे वही सारे यहाँ पर हैं, तो एक बार तो उनको हराना शुरू कर देगा तो तुझे आदत पड़ जाएगी जीतने की। बिल्कुल। तो वही हमने करा। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे मेरे से। बहुत कंपटीशन ऐसे भी थे जहाँ मैं मतलब मेडल नहीं भी जीत पाया, पर वहीं हमने साथ ही उन गलतियों को सीखा, उनको इम्प्रूव करा। उसके बाद जैसे ही अगले कंपटीशन में गए तो वहाँ पे हमने इम्प्रूवमेंट दिखाई, और उस इम्प्रूवमेंट की वजह से ही हम इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए। मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद एशियन गेम्स के बाद जैसे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप होने थे, जैसे जनवरी से सीजन स्टार्ट हुआ था तब जी। से लेके अभी तक मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 1 है। क्या बात है। और जब मई में हम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गए, मैं गया था वर्ल्ड रैंक 1 बन के, बट वहाँ पे मेरा मेडल बना ही नहीं, मैं 4th पोजीशन पे आया। आप देखिए, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा मतलब हताश हो चुका था। मैंने कहा मैं तो वर्ल्ड रैंक 1 पे था और गोल्ड मेडल जीतना था, यहाँ तो हम 4th रह एकदम गए, से मेडल ही फोर्थ। छूट गया। और ये भी एकदम पैरालंपिक से पहले। और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला प्लेटफॉर्म था वो एक सिलेक्शन प्लेटफॉर्म था कि जो वहाँ पे मेडल जीत लेंगे खिलाड़ी, वो पैरालंपिक्स के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मेरे दिमाग में ये भी टेंशन होगी। मैंने कहा अब तो फिर वहाँ भी खेल नहीं क्वालिफिकेशन पाऊंगा। होगा ही नहीं। हाँ, वहाँ पे पता नहीं अब ट्रायल्स में क्या होगा, अब कैसा करूँगा। यहाँ तो मैंने अच्छा नहीं करा, और अगर ये छूटता है तो फिर 4 साल और, क्योंकि 4 साल में आने तो एक वेट ही करना बार है। पड़ता। तो
उसके मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन बाद ही मेरे कोच जो है मुझे यूरोप ले गए। वहाँ पे मुझे उन्होंने बैक टू बैक 3-4 कंपटीशन लड़ाए और सारे कंपटीशन में मैंने गोल्ड जीता, और जिन कॉम्पिटिटर से मैं हारा था उन सबको हर कंपटीशन में जाके हराया। तो मेरे कोच ने बोला कि उस दिन हमारा शायद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला दिन था उस दिन थ्रो नहीं लगी, शायद दिन अच्छा नहीं होगा, जो भी है, बट खिलाड़ी तगड़ा हो चुका है और मेरे कोच का बहुत ज़्यादा साथ है। तो उन्होंने कहा कि अब इस चीज़ को हमें मोटिवेशन लेना है कि हमने वहाँ पे हारा बट उसके बाद 3-4 कंपटीशन उनको हरा दिया। तो उसके बाद जब अगले महीने ट्रायल्स हुए तो ट्रायल्स में भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, इनफैक्ट मैंने वहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो मेरे कोच ने यही समझाया कि थोड़ा जैसे हम जब खेल में होते हैं इसमें परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, बट बहुत ज़्यादा मतलब जब आप ऊपर चढ़ रहा तो वो सर पे भी नहीं लेके जाना, बिल्कुल। या कभी कभी थोड़ा डाउन जाए तो ज़्यादा दिल पे भी नहीं लेके जाना चाहिए। एक अपना रेगुलरिटी रखनी चाहिए कि हाँ एक बैलेंस रखना चाहिए दिमाग में। तो उसके बाद फिर हमें पता लगा कि हाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, क्वालिफाई कर लिया। तो मुझे था कि अब तो जा रहे हैं पैरालंपिक्स में खेलने, अब सिलेक्शन हो गया है। पहले दिमाग में यही चल रहा था कि ट्रायल्स में क्या होगा, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। तो जब सिलेक्शन हुआ तो फिर हमें यही खुशी थी कि हम डेब्यू करने जा रहे हैं पैरालंपिक्स में, और डेब्यू के बाद अब जैसे कि जानते हैं अब देश के लिए फिर मेडल जीतने का सिल्वर मेडल सौभाग्य लेकर के मिला। आए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और आपने बिल्कुल सही बताया कि कोई बात नहीं, अगर थोड़े बहुत डाउनफॉल्स आ भी रहे हैं उससे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे और अच्छा खेलेंगे और ज़्यादा मेडल्स लेकर के आएंगे हम। यहाँ हम बात करते हैं, देखिए जैसे आपने बीच में अभी जिक्र किया बैंक ऑफ बड़ौदा का, जहाँ अभी आप असिस्टेंट मैनेजर भी हैं, तो दोनों लाइफ को आप कैसे मैनेज करते हैं भाई, स्पोर्ट्स को भी और वहाँ प्रोफेशनल लाइफ को भी, दोनों चीज़ें बैलेंस भी रहें, ना यहाँ पे दिक्कत है ना वहाँ दिक्कत है। देखिए मैं आपको जैसे बताऊं कि स्पोर्ट्स खेलना किसी एथलीट के लिए अपने आप में एक चैलेंज होता है, बिल्कुल। ठीक है। उसके ऊपर हम प्लस कर देते हैं हमारी मेडिकल कंडीशन, ठीक है, ये दोनों बहुत बड़े चैलेंज है। इसके ऊपर प्लस कर देते हैं अब नौकरी, जॉब। तो ये तो मतलब साथ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है किसी के लिए भी। तो जब मैंने स्टार्ट करा था, तो जब मैंने ज्वाइन करा था, जो मेरे हेड थे वो स्पोर्ट्स के बहुत बड़े फ़ैन थे, उनका नाम घनश्याम जी था। तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा उस टाइम पे, क्योंकि देखिए 2020 में मेरी कोई हाई लेवल अचीवमेंट्स नहीं थी जो कि मैं बोल पाऊँ। आज तो लोग देख रहे हैं कि हाँ एशियन गेम्स का मेडल जीत लिया, पैरालंपिक का मेडल जीत लिया। तो उस टाइम पे जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा वो मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो मेरा एकदम इनिशियल स्टेजेस ही स्टार्ट थी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा, उन्होंने बोला कि नहीं आप स्पोर्ट्स में भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे जॉब आप साइड करते रहिए, बट आप पे जो वर्कलोड है वो हम थोड़ा कम ही रखेंगे। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रखा। तो जो साथ के कोलीग्स थे उन्होंने भी ज़्यादा वर्कलोड नहीं वो करने दिया, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं स्पोर्ट्स में ध्यान ज़्यादा दे पाया। और मैं जॉब साइड बाय साइड करता रहा। मुझे था कि देखिए अब स्पोर्ट्स में भी पता नहीं कि आगे क्या होगा, जी। क्योंकि अभी कोई हाई लेवल अचीवमेंट हुई नहीं थी, इतना कुछ ज़्यादा अर्न कर रही था अभी तक, तो सिर्फ खर्चे ही कर रहे थे इस पे। तो मुझे था कि नौकरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब फैमिली को सपोर्ट फैमिली करना लाइफ भी है। रन करनी है। तो वो मुझे था कि मैं ये छोड़ तो नहीं सकता, बट ये है कि हाँ साइड बाय साइड मैं स्पोर्ट्स करते रहूँगा। तो पहले यही था कि स्पोर्ट्स साइड बाय साइड चलता था, नौकरी मेन चलती थी। अब जॉब साइड बाय साइड। तो अब जॉब साइड बाय साइड हम करते हैं, और मेन जो हमारा प्रोफेशन है, मेरा करियर है, वो मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। जी बहुत खूब और अच्छी लिसनर्स हैं उन सबको भी बहुत सीखना चाहिए आपसे, हमको खुद बहुत सीखने को मिलता है कि यार जहाँ इतनी ज़्यादा हर्डल्स के बाद, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी हम फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, नहीं यार जॉब भी चलती रहेगी, स्पोर्ट्स में भी जाना है और इतनी ज़्यादा अचीवमेंट जहाँ अभी आपको और भी ऊंचाइयों पे और भी बुलंदियों पे जाना है। देखिए हमने आपका एक फेज तो देखा स्पोर्ट्स का, जहाँ आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और अच्छा नाम भी रोशन कर रहे हैं पूरे देश दुनिया का, अपने फैमिली का भी। अच्छा यहाँ अगर हम पर्सनल लाइफ में जानना चाहें कि प्रणव जो हैं कुछ ऐसे स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की हमने बात कर ली, विराट कोहली, कुछ ऐसे स्टार्स जिनको आप सुनना पसंद करते हैं, जिनकी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, तो कौन आपके फेवरेट हैं? मैं पर्सनली पंजाबी आर्टिस्ट को काफ़ी ज़्यादा मतलब मानता हूँ, जैसे कि दिलजीत दोसांझ हैं, करण औजला हैं, सिद्धू मूसेवाला जी। हैं। तो मैं उनके गाने सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ और उनसे मोटिवेशन इंस्पिरेशन लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जितने भी ये पंजाबी आर्टिस्ट हैं, दिलजीत कह लीजिए आप, करण जी औजला, सिद्धू मूसेवाला, परमीश वर्मा जी, तो मुझे लगता है ये मतलब एक वक्त ऐसा था कि ये कहीं भी नहीं थे, आज इन्होंने पूरे देश विदेश में अपना नाम कर नाम लिया किया है। और जैसे कि कहते हैं ना, फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, फ्रॉम नोवेयर टू एवरीवेयर। एवरीवेयर। मुझे लग रहा है कि इन आर्टिस्ट ने अपना नाम और हमारे देश का नाम मतलब ग्लोबली इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया। तो मैं उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ कि हाँ ये भी वो लोग हैं जो कहीं से नहीं आते और इतने बड़े मुकाम पे पहुँच गए हैं। तो
उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेता हूँ और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उनके गानों में भी रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि सिद्धू मूसेवाले जी की मैं बात कर लूँ, जी। मैं उनको इसलिए मानता हूँ क्योंकि उनके गानों में मुझे ये सुनने को मिलता है कि वो एक छोटे से गांव से, पिंड से आते हैं जहाँ मतलब कितने ज़्यादा चैलेंजेस होते थे। वहाँ से निकल के वो कनाडा गए, उन्होंने सिंगिंग में अपना करियर बनाया, आज इतना नाम है उनका। तो वो भी मतलब बहुत छोटे से घर से आते हैं और आज यहाँ है कि वो जहाँ चाहे वहाँ घर ले सकते हैं। कि उन सब चीज़ों से लड़े और आगे बढ़े कि भाई आता जाएगा, बट आगे बढ़ना है तो मुकाम तो हासिल करना ही तो है। वो जो ऊंचाई पे पहुंचने का जो सफर है, वो सफर मुझे इंस्पायर करता है। लोग तो वो देखते हैं ना कि हाँ वो ऊंचाई की फेम चोटी मिल गया। चोटी पे पहुंच चुका है, फेम मिल चुका है, ये तो फेमस है। बट जो जर्नी रही है, मैं उससे ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ क्योंकि मेरी खुद अपनी पर्सनल एक जर्नी रही है। मुझे पता है कि मैंने कितने ज़्यादा, मेरी फैमिली ने कितने ज़्यादा चैलेंजेस फेस करे। तो वो मैं कहीं ना कहीं ये हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि जो इंसान कुछ ज़िंदगी में बड़ा करना चाह रहा है, उसकी ज़िंदगी कैसी रही है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है और मैं उनसे भी इसीलिए इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड रहता हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हर्डल्स, ये चैलेंजेस हमको सिखाते हैं और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि आगे बढ़ना ही है। और यहाँ मैं अब बात करना चाहूँगा, देखिए जहाँ अभी 2024 में आपने सिल्वर जीता, अब अगला फ्यूचर में, और आपने अब जैसे हम बात करें 2028 में फिर से गेम्स आने हैं, वहाँ के लिए भी बहुत तैयारियाँ करनी हैं और गोल्ड लेकर के आना है कि फिर से आना, और उसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस और बहुत मेहनत करनी होगी। देखिए, जिस दिन हमने ये मेडल जीत लिया पैरालंपिक्स पेरिस का, अगले दिन से ही समझ लीजिए आप, दिन शुरू हो गया है 2028 की तैयारी का। तो मुझे लगता है कि अभी जो फिलहाल में हम यही डिसाइड कर रहे हैं, मेरे कोच और मैं, कि हम अपनी ट्रेनिंग धीरे धीरे करते रहेंगे, परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। जो पिछले कुछ टाइम में थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं उस पर सुधार करेंगे कि वो रिपीट ना ना हो। हो। तो अभी अगले साल का हमारा यही प्लान है कि जो अगले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है उसमें हम और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करें, एक अच्छा रिकॉर्ड बनाएं और स्टेप बाय स्टेप चलें। तो जैसे ये 2-3 साल अच्छे हम करेंगे, उसके बाद फिर जब 2028 आएगा तब तक हम इतने तैयार और तगड़े हो जाएं कि वहाँ पे भी हम देश के लिए मेडल जीत पाएँ। जी बिल्कुल, और देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं 2028 की, और वहाँ मेडल जीतने की, इस दौरान बहुत सी चैंपियनशिप आएंगी, सब चीज़ें होंगी, तो कहीं ना कहीं देखिए मेडल तो जीतना है, वहाँ भी कहीं ना कहीं माइंड में भी एक चीज़ होगी कि भाई एक रिकॉर्ड और सेट करना है, अब बेशक अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है कि एक और नया रिकॉर्ड बनाए। देखिए, जो हमारा माइंड है ना, मैं आप देख लीजिए, कोई छोटे से छोटा कंपटीशन हो, बड़े से बड़ा कंपटीशन हो, मैं उसी कॉन्फिडेंस, उसी एग्रेशन और उसी माइंडसेट के साथ खेलता हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ तो खिलाड़ी थोड़े कम हैं, यहाँ उतना कंपटीशन नहीं है तो कोई नहीं, अभी आराम से चल खेल जाएगा। लेंगे। नहीं, अपना बेस्ट देना है। मेरे कोच हमेशा यही समझाते रहते हैं कि तेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तू खुद है। जो तू कल था, आज उससे बेटर होना है देखो, और कल जो आने वाला है वो आज से बेटर होना बेटर चाहिए। होना। तो यही माइंडसेट लेके हम खेलते हैं। हम शायद बहुत बार दूसरे खिलाड़ियों की वो जो परफॉर्मेंस है वो हम देखते ही नहीं। उन्होंने कहा है जो तूने पहले करा है उससे बेटर करना है। वो हमेशा मुझे ही करते हैं कि जिस कंपटीशन में जाए हमेशा पर्सनल बेस्ट करके आनी है। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं इससे अपने आप इंप्रूवमेंट आएगी, अपने आप तेरी ग्रोथ होगी, अपने आप उस लेवल तक पहुंच जाएगा और उसके बाद फिर मेडल भी जीत जाएगा। तो यही वो हमेशा मुझे समझाते रहते हैं कि हमेशा इंप्रूव करते रहो, पर्सनल बेस्ट करते रहो और हमेशा ज़मीन से जुड़े रहो। ज़्यादा हवा में उड़ोगे तो जितना, जब गिरोगे तो उतनी ज़ोर की चोट चोट लगेगी। लगेगी। इसलिए ज़मीन से जुड़े रहो और ईमानदारी से जो काम करते आए हो वो करते रहो। ऐसे ही सक्सेस मिलती रहेगी और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। जी बहुत बढ़िया कहा है कि हाँ भाई, हम अपने खुद के ही कॉम्पिटिटर हैं, हमें खुद से ही लड़ना है, खुद से ही जीतना है कि भाई आज इतना तो कल इससे भी बेटर, खुद से हम आगे और इम्प्रूव होते रहेंगे तो बिल्कुल हम मेडल जीत के आएंगे और भी मुकामों पर पहुंचेंगे। तो यहाँ मैं अब जाते जाते चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को जो और ऐसे आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, पैरा ओलंपियंस हैं, या जिनकी लाइफ में ऐसे हर्डल्स आए, आगे कुछ नहीं किया लेकिन करना चाहते हैं, उन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि देखिए, उतार चढ़ाव चढ़ाव तो हर किसी की ज़िंदगी में आता है और चैलेंजेस भी आते हैं। बट कहीं ना कहीं आप जितना ज़्यादा बिखरते हैं, निखरने की उतनी ज़्यादा शक्ति आपको दी जाती है। तो मुझे लगता है कि जब मैं बिखरा था तो मुझे निखरने की इतनी शक्ति दे गई थी कि मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया। शायद अगर मैं, ये इंसिडेंट मेरे साथ ना होता तो यहाँ मैं जहाँ आज हूँ, इस मुकाम पे शायद कभी ना पहुँच नहीं होते। पाता। इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ या प्रधानमंत्री से मिलना है और देश विदेश में नाम करना है, तो मतलब ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं वो आपको बिल्ड ही करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और मेरा देखिए ये मानना है कि जो पहाड़ पे बैठा व्यक्ति होता है उससे ज़्यादा जोश हमेशा चढ़ाई करते व्यक्ति में होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरी चढ़ाई हमेशा जारी जारी रहेगी रहे।
ऊपर बढ़ते रहने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए। तो आप भी मतलब अपने अंदर एक हौसला रखिए, और आप बाकी ऐसी इंस्पिरेशनल या जैसे स्टोरीज देखते हैं कि इन लोगों ने मतलब ये अचीव करा है लाइफ में बहुत सारी हिंड्रेंसेस के बाद भी, तो मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेती रहनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का नाम आगे बढ़ना ही है। जी बिल्कुल, कि जैसे आपने बताया कि हमेशा चढ़ाई चढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, आप आगे बढ़ते रहोगे। बिल्कुल सीखना कभी छोड़ना मत, सीखते हमेशा रहो। और यहाँ बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से रेडियो महारानी की तरफ से और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो अभी आप सिल्वर जीत के आए, और आगे के लिए गुड विशेस भी हैं पूरे देश दुनिया की तरफ से कि 2028 में भी हम लोग बिल्कुल चाहेंगे आप ऐसी मेडल जीत करके आएँ। गोल्ड का आप निशान है कि गोल्ड लेकर के आना है। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे साथ आए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किए। थैंक यू। और लिसनर्स, आप सब भी कहीं जाएगा नहीं, सुनते ही रेडियो महारानी, हमारा रेडियो वाला पॉडकास्ट जहाँ पे बहुत सी पर्सनैलिटी के साथ हम आपको फिर जोड़ते रहेंगे।